हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कृष्णा क्लासेस पेशानंद में आपका स्वागत है। मैं नवरत चौहान। आज मैं आपको कक्षा 8 का संस्कृत मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पेपर है आपका वो किस प्रकार से आएगा, और जो आपकी बुकलेट है उसमें आपको पेपर में ही आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपको जो प्रश्न पत्र जो है वो किस प्रकार से आएगा और प्रश्न किस प्रकार से आपके आएंगे, उनको आप किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं आपको आज एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए बताऊंगा, और जिसमें आपको पता चलेगा कि आप पेपर को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पेपर को आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर का। जो पहले तो आपका जो पेपर है वो आपके जो समय सीमा जो है आपकी वो 2.5 घंटे की होगी, जिसमें आपका पेपर 80 पूर्णांक जो है आपके 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन जो है ऑप्शन में आपको भरने होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर जो है वो किस प्रकार से होएगा। तो पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्तः उपसर्ग अस्ति। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले पेपर को आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और क्वेश्चन को करने से पहले उस प्रश्न को आप दोबारा से बार बार पढ़े और प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि उस प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर सकते। तो पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। ठीक है, शालिनी जो है वो गर्मियों की छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। ठीक है, रेखांकित पद, यहाँ पे जो रेखांकित पद दे रखा है उसमें जो उपसर्ग जो है वो कौन सा प्रयुक्त हुआ है, यानी उपसर्ग कौन सा उसमें प्रयोग में हुआ है। यहाँ पर जो पद दे रखा है आपको आगच्छति, इसमें जो आ तो आगे लग रखा है उपसर्ग है, और गच्छति इसमें पद है। तो गच्छति में आपके आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपको इसमें आ ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, ग ऑप्शन है। तो आपको इसमें ऑप्शन में यहाँ पे भरना है ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन में भरना है ग। ग का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे भरना है। दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहा है कि अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति, यानी कि इसमें अधोलिखित इस लिखित पद में आपको कत्वा प्रत्यय से युक्त जो पद है वो कौन सा है, आपको इसमें ये बताना है। तो कत्वा प्रत्यय आपको देखिए, यहाँ पे गच्छति में आपका प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखते हैं कि ये जो गत्वा है इसमें आपका गम धातु है और उसमें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भगिनी प्रदेशो एवं बहवाकर्षक इति प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किमस्ति, यानी कि इस पद में आपको अव्यय पद बताना है कि इसमें अव्यय कौन सा है। तो अव्यय आपका हो जाएगा इसमें, अब यहाँ पे देखिए भगिनी, तो इसमें इति प्रत्यय, इति का मतलब क्या होता है, यह है। ठीक है, अव्यय क्या होता है कि जिसमें लिंग विभक्ति के आधार पर जो नहीं बदलते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें जो ये इति है इसका अर्थ यह हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ख जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चौथा, नंबर 4 है। तो उसमें है कि एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान् अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किमस्ति। इस वाक्य में आपका सर्वनाम पद जो है वो क्या है, आपको ये बताना है कि इसमें जो सर्वनाम पद है वो क्या है। तो आपको बताना है कि इसमें यहाँ देखिए, एकदा सह, सह जो है ये वन में जो शिकारी है वो वन में जाल बिछा करके घर आ गया। तो जो ये सह है वो शिकारी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो आपको पता है कि सर्वनाम जो संज्ञा शब्द के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें जो शब्द शिकारी के लिए जो पद प्रयोग हुआ है वो है सह। तो आपको जो ऑप्शन में है वो क्या करना है, सह, यानी कि ग आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि वयम वसुंधराम मन्ये, यानी कि हम सब जो है पृथ्वी को मानते हैं। क्या मानते हैं, पृथ्वी को अपन क्या मानते हैं, कुटुंबम, यानी कि अपना परिवार मानते हैं। तो ख जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका आर्यभट्टेन ग्रंथ रचित, यानी आर्यभट्ट के द्वारा ग्रंथ जो है वो रचित किया गया था, वो कौन सा था, आर्यभट्टियम। शितो राज्यते भारत सर्व
स्वर्ग भूमि। ठीक है, तो इसमें बता रहा है आपको कि इसका जो प्रस्तुत पाठ का जो लेखक है वो कौन है, तो वो आपका जो लेखक है वो हो जाएगा आपको डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। ये आपका घ जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला आपका 8वां प्रश्न कह रहा है कि सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसित, यानी सावित्रीबाई फुले महोदय की जो माता है उनका नाम क्या था। उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कि आपको क्या करना है कि उसमें ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान यानी खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ पे आपको आगे देखना है कि परितः वृक्षा संधि, परित का मतलब क्या होता है, चारों ओर। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो परित शब्द है इसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपको मैंने क्लास में बताया था कि परित के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इनमें आपको ऑप्शन में देख रहा है कि द्वितीय विभक्ति कहाँ पर है, तो विद्यालयस्य में तो षष्ठी विभक्ति है, आपको द्वितीय विभक्ति विद्यालयम, ठीक है, इसमें आपको द्वितीय विभक्ति लग रही है तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा विद्यालयम। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि अगला दे रखा है कि सह पुत्र गत। अब सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको देखना है कि इसमें तृतीय विभक्ति कहाँ लगी है। तो जनकाय, जनकाय में आपको पता है कि चतुर्थी विभक्ति है और जनकेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। तो आपको ये देखना है कि तृतीय विभक्ति किसमें है, तो इसमें आपके ऑप्शन में तृतीय विभक्ति लग रखी है जनकेन में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जनकेन। अगला है आपका 10वां क्वेश्चन है कि संधि विच्छेद संधि युक्त कुरुत है, यानी संधि विच्छेद भी करना है और संधि युक्त यानी संधि भी करनी है, दोनों ही आपको करना है। तो एक में आपको दे रखा है कि इसमें आपको क्या करना है, संधि विच्छेद दे रखा है, आपको संधि करनी है। दूसरे में आपको संधि दे रखी है जिसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो अद्य धन अपि, अद्य में यहाँ पे देखिए प्रथम पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या दे रखा है आपका अद्य में, या में अ मिला हुआ है और अपि में भी अ मिला हुआ है। तो अ धन अ मिलकर के क्या बनता है, दीर्घ संधि का दीर्घ आ बनता है। तो दीर्घ संधि हो गई, इसमें कौन सी संधि हो गई आपके, दीर्घ संधि हो गई। तो दीर्घ संधि हो गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अद्यापि, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे अद्यापि। ठीक है, अब उसके बाद ख है आपका सहसेव। ठीक है, तो सहसेव में आपको ये ध्यान रखना है, अगर अब इसका आपका संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि मैंने आपको संधि पहचानना बताई थी कि यहाँ पर क्या मात्रा है, सेव में 2 मात्राएं लगी हुई है, यानी कि 2 मात्राएं लगी हुई, इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें वृद्धि हुई है। कौन सी हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो वृद्धि संधि में आपको क्या बता है, क्या होता है कि अब देखते हैं यहाँ पे हम सहसा सहसेव है ना, तो सहसा धन क्या होगी इसकी संधि एव, क्या होगा एव। तो आपको पता है कि आ और ए, ठीक है, आ और ए मिलकर के क्या बनता है, अय बनता है, यानी कि वृद्धि होती है। तो अय अय की अपन मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, तो है हो जाएगा सहसा धन एव, तो हो जाएगा ये आपके वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, विशेष और विशेषण आपको मेल करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विशेषण अयम, अयम का हो जाएगा आपका प्रदेश, क्या हो जाएगा अयम का हो जाएगा प्रदेश। उसके बाद आपका हो जाएगा महत्वाध्यायनी, यानी महत्व को धारण करने वाली क्या होती है, संस्कृति। ठीक है, प्राचीन है, प्राचीन का हो जाएगा आपका इतिहास, यानी कि प्राचीन जो होता है वो क्या होता है आपका इतिहास होता है। एक समवाय, समवाय का मतलब होता है समूह, तो एक होता है आपका समूह। ठीक है, अगला 12वां क्वेश्चन है आपका कि उचित क्रियापदानि मंजूषा कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते।
तो आपको क्या करना है, इनमें से क्रियापद चुन करके आपको यहाँ पे रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम, यानी छात्रा यानी सारे जो छात्र है पुस्तकानि यानी पुस्तकों को गृहीत्वा यानी ग्रहण करके विद्यालय को जाते हैं। तो जाते हैं यहाँ पर बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गच्छन्ति। क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, ख मालाकार पुष्पे माला। ठीक है, मालाकार पुष्पे माला, मालाकार जो है वो फूलों की माला क्या करता है, बनाता है। बनाते के लिए क्या करना हमें, रचयति, रचयति यानी कि बनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, मम मनसि एका जिज्ञासा, यानी मेरे मन में एक जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा वर्तते यानी कि होती है, मेरे मन में जानने की इच्छा होती है। सहसा बालिका तत्र अहसत, यानी अचानक ही बालिका वहाँ हंसने लगती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अहसत। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अहसत। अगला है 13वां क्वेश्चन, कि मालया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। अभी आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है कि अत्र रेखांकित पदयों विशेषण विशेष्य च पृथक पदम पृथक कुरुत, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें रेखांकित जो पद है, जिस पद में रेखा अंकित की गई है उसमें आपको क्या करना है, विशेषण और विशेष्य आपको निकालना है। विशेषण आपको पता है क्या होता है, कि विशेषण यानी कि विशेषता, और विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो इसमें जो विशेषण होगा वो आपकी स्वस्थ हो जाएगा, और विशेष यानी मनोदशा की जो विशेषता बता रहा है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो स्वस्थता तो आपके क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और मनोदशा आपकी विशेष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपके 14 प्रश्न है कि रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, यानी आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो भोजपत्री लेखनम आरब्धम। ठीक है, भोजपत्रोपरि, भोजपत्रोपरि यानी कि भोजन के पत्रों पर लेखन आरंभ हुआ। तो अब प्रश्न बनेगा हमारा कि भोजन के पत्रों पर क्या आरंभ हुआ। तो क्या के लिए अपन क्या क्या प्रयोग करेंगे, किम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भोजन के पत्तों पर आरंभ हुआ। लेखन, लेखन यानी नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग में आपका क्या होता है, किम का प्रयोग होता है। अगर पुल्लिंग होता है तो कह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमंती, तो मानवा वृक्षाणाम किम, तो मानवा वृक्षाणाम, ठीक है, वृक्षाणाम में क्या है, षष्ठी विभक्ति है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, केशाम का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केशाम का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि वृक्षाणाम क्या है, इसमें पुल्लिंग है, पुल्लिंग में आपको षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो आपको षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही लगाना है, केशाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15। अगला प्रश्न है कि कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। संज्ञा पदों को चुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखते हैं अपन, पूर्व दिशायाम उदेति, तो पूर्व दिशा में क्या, यहाँ पे चंद्र नक्षत्र, यहाँ पे सूर्य पूर्व दिशा में उदेति। महिला तड़ागात जलम नयति, यानी कि तालाबों से क्या लाती है, जल लाती है। अधुना आपने वस्तु क्रयाताम रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। सामाजिक कुरीतियों का जो विरोध है, प्रमुख रूप से विरोध किया, तो किसने किया यहाँ पे विरोध, सावित्रीबाई फुले ने किया। ठीक है, अधोलिखिता प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, यानी पूरे वाक्य में आपको आंसर लिखने हैं। तो कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयोजिते, यानी किस उद्योगों में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, तो कागज के उद्योगों में किया जाएगा। आपका आ जाएगा करगदो उद्योगे। ठीक है, हो जाएगा आपका। चंचलम वन व्यागम कुत्र दृष्टवान, यानी चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, तो कहाँ देखा आपको बाघ ने, जाले बद दृष्टवानी, जाले
बद, तो कुत्र की जगह पर क्या आ जाएगा आपका जाले जाले बद्धम, यानी जाल में बंधा हुआ देखा। प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? तो कौन थे? 7 बहनें यानी 7 राज्यों का समूह जो है वो स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, का की जगह क्या लिखना है आपको? सप्त भगिन्य। क्या लिखना है? सप्त भगिन्य। अगला प्रश्न आपका, केन पीड़ित वैभव बहिरागत, यानी किससे पीड़ित वैभव जो है बाहर आ गया। तो किससे पीड़ित था वो? जो गर्मी प्रचंड उष्णता यानी बहुत तेज गर्मी से। तो यहाँ पे लिखना आपको प्रचंडो मना, यानी बहुत तेज गर्मी से पीड़ित वैभव बाहर आ गया। अगला आपका, अधोलिखिताना प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखना है, यानी एक पद में आपको आंसर लिखना है। तो स्वकीयम साधनम किम भवति, तो अपना साधन क्या होता है? बलम। क्या होता है? बलम। इयं भू कस्मिन् युतानाम अस्ति, तो हमारी जो धरती है वो किसमें युक्त है? प्रबंधे में, यानी प्रबंध करने में युक्त है, प्रबंधे। ठीक है। तो कस्य यस्य नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य। ठीक है। फिर अगला है कि पति के विषमा प्रकार, यानी मार्ग में टेढ़े मेढ़े क्या है? तो कौन है? तो क्या है? पा कौन है? टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या है? पाषाण, क्या है? पाषाण। प्रश्न पत्रार्थ, अगला प्रश्न है कि प्रश्न पत्रार्थ अतिरिक्तार्थ, प्रश्न पत्रार्थ अतिरिक्तार्थ पाठ्य पुस्तक के से दो श्लोकों लिखना है, यानी कि आपको 2 श्लोक लिखने हैं, जो आप कोई भी लिख सकते हो। आपको 2 श्लोक यहाँ से, आपको कोई भी अन्य 2 श्लोक यानी इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आए हैं वो आपको पहले देखना है कि इनमें कौन से जो प्रश्न पत्र में जो श्लोक है वो आए हैं, वो आपको इसमें, ये आपको ध्यान रखना है कि वो इसमें नहीं लिखना है। तो इसका मतलब इस श्लोक, इसमें कौन कौन से श्लोक आ रखे हैं? ये देखो, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिरात स्नेहतचारी न च शूलवाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च विभ्रन घटो न मेघ। ठीक है। ये जो 3 आपके श्लोक दे रखे हैं, ये इनमें से आपको नहीं लिखना है, बाकी आप कोई भी लिख सकते हैं। चाहे आप सुभाषित से लिख सकते हैं या भारत जनता अहम से लिख सकते हैं, किसी से भी आपके जो श्लोक है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जो आपको याद हो। अगला प्रश्न लिखते हैं कि 19वां है आपके, क स्तंभे दत्तम श्लोका शांत स्तंभे च सुमेलनम कुरुते, यानी कि आपको श्लोक है जो उनको मिलाने हैं। ठीक है। तो ये आप देखते हैं, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनयनम भवति, यानी बिना यान के ही अपने साधन को करना है। विनय और सॉरी इसमें आपका बिना यान के, यानी बिना यान के ही अपन पर्वत की चोटी पर चढ़ सकते हैं, नगारोहणम। ठीक है। बलम स्वीकृयम भवति साधन, यानी कि अपना बल ही साधन होता है। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, तो इस प्रकार से आप इनको मिलाने हैं। ठीक है। अगला देखते हैं अपन, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुक्ते चत्वारि वाक्यानि च रचयन्तु। तो ये आपको देखिए, ये जो आपका जो प्रश्न है वो अथवा में है, 20वां। अब इनमें से आपके जो है 4-4 नंबर के दोनों हैं, तो इनमें आपको कोई भी आप इनमें से कर सकते हो। ये चित्र से देख करके इससे 4 वाक्य भी रचना कर सकते हो, या ये इसमें कथा दे रखी है, आप इसको भी पूर्ण कर सकते हो। दोनों में से आपको एक ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों में से एक ही करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखते हैं कि अस्मिन चित्र, तो ये जो चित्र है ये आपको किसका दिखाई दे रहा है?
तो ये आपको पूरा करना है। तो यह जो चित्र है आपके जो भारतीय जो अस्त्र होते हैं उनका चित्र दिखाई दे रहा है। तो अस्त्राणाम दृश्यते, तो यहाँ पे आपका जो पहला है वो आ जाएगा अस्त्राणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा अस्त्राणी, यानी ये जो है आपका पहला हो जाएगा। तो आपका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला, अस्त्राणी। उसके बाद है आपका कि आधुनिक अस्त्र श्रेणी का असमान। ठीक है, असमान शत्रु भी, यानी हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। ये जो अस्त्र है वो हमारी आधुनिक अस्त्र, यानी आधुनिक अस्त्र है वो सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं, ये जो आधुनिक अस्त्र है। ठीक है, सहायताया बहुनी कार्याणि भवन्ति, यानी सहायता में, ठीक है, उपग्रहों की सहायता से बहुत कार्य सिद्ध होते हैं। तो तीसरा हो जाएगा। और चौथा आपका एतेषाणाम अस्त्राणाम प्रयोगेन, यानी 4 नंबर पे हो जाएगा कि प्रयोगेन भारत विकसित देश बनती है। इन्हीं अस्त्रों की सहायता से जो भारत है वो, इन्हीं अस्त्रों के प्रयोग से भारत विकसित देश माना जाता है। तो अथवा में आपकी एक कहानी है, इसको भी आप पूर्ण कर सकते हो, इनकी आप सहायता लेकर के पूर्ण कर सकते हो। तो पहले आपको ये जो कथा है वो मैंने पढ़ा रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि एकस्मिन् वने, किसी वन में, किसी वन में कोई बाघ चाल विचार कर दूरम स्थित, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पहला आपका आ जाएगा कश्चन, यानी कि कोई, ठीक है, 1 नंबर पे, और 2 नंबर पर आएगा विस्तृत दूरम, यानी कि दूर स्थित हो गया। ठीक है, उसके बाद क्रमशः, यानी एक के बाद एक, आकाश से सपरिवार, अपने परिवार के साथ कपोत राज, यानी कि कबूतरों का राजा नीचे, ठीक है, नीचे आते हैं। वो जो राजा है वो नीचे आते हैं, नीचे आगच्छति, यानी नीचे आते हैं। और यथा, जब कपोता, यानी जब कबूतर तंडुलान आपस, जब कबूतर चावलों को देखते हैं, तेषाम लोभो जाति, यानी कि तेषाम, तदा, यानी तब, तब उनमें लोभ आ जाता है। परम राजा सहमत नासीन, यानी कि परंतु जो राजा है वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति, उसको पता चल गया कि यह एक कोई युक्ति है, यानी कि कोई बनाया हुआ है, युक्ति है। वने को अपनी मनुष्य नास्ति, यानी कि यदि यहाँ पर आ जाएगा आपका यदि वने को अपी, यानी कोई मनुष्य नहीं है, तो कुत तंडुला नाम संभव, यानी कि कहाँ से जो चावल है वो कहाँ से संभव है। राज्य परम, परंतु, यहाँ पर जाएगा परम, क्या जाएगा यहाँ पे, परम, यानी कि परंतु राजा का उपदेश अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले, यानी कि परंतु लेकिन राजा का उपदेश अस्वीकार करके जो कबूतर है वो चावलों को खाने के लिए नीचे आते हैं। च निपतता, यानी कि और जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जाएगा आपका च, ठीक है। अतः उत्तम सहसा विद्युत न क्रियान, यानी कि इसलिए कहा जाता है कि अचानक से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है आपका 21वां कि अधोलिखित वाक्यांना घटनाक्रमानुसार क्रमायोजन कुरुते, यानी कि आपको ये जो वाक्य है इनको क्रम से जमाने हैं। तो ये आपका जो आंसर है हो जाएगा पहला, जो आपका क ख ग से आपको जमाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखित वाक्यांना घटना क्रमानुसार क्रमायोजन कुरुते, यानी कि आपको इसमें क्या करना है कि जिस प्रकार से घटना हुई है उस क्रम से आपको इनको जमाने हैं। तो आपको सबसे पहला कौन सा वाक्य आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, और उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, तो आपको इससे इस वाक्य को इनको घटना के अनुसार आपको इनको जमाना है। तो पहले इनको, जैसे ये क है, ठीक है, तो इसमें क ख ग घ
अंग च, छ, ज और ज के हिसाब से आपको इनको जमाने हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि इनमें से आपको जो वाक्य पहला आएगा उनको पहले लिखना है, उसके बाद कौन सा आएगा आपको इनको जमाने हैं। तो पहले मैं आपको इनको यहाँ पे आपको मैं नंबर बता देता हूँ जिस प्रकार से आपको इनको जमाने हैं। तो पहले नंबर पे आपका आएगा शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। ठीक है, तो ये आपका पहले नंबर पे आएगा, यानी कि एक नंबर पे आपका ये आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो आएगा वो है दूसरा है कि भद्रजया स्वास्थ्यम समीचीन नास्ति। तो ये आपका 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है 3 नंबर पे आएगा आपका मालना शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुत, यानी कि ये आपका जो फर्स्ट का क वाला जो है वो आपका तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका चौथे नंबर पे जो है वो आएगा कि तदेव क्रीडंती त्रिवर्षा पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति। ये आपका 4 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा कि अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। ये आपका 5 नंबर पे। उसके बाद 6 नंबर पे आपका आएगा अगला कि तब मनसी एतदृशि कुत्सितावृत्ति आगता। तो ये आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पे आपका अगला आएगा कि अहम स्व अपराध। ये जो लास्ट वाला जो ज है ये आपका 7 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वां जो लास्ट है वो आपका आ जाएगा कि वयम सर्वे मिलित्वा। आपका च वाला जो है वो आपका 8 नंबर पे आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इनको 1 2 3 के हिसाब से, एक ख ग के हिसाब से हम इनको जमाने हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखितेषु द्वयो श्लोकया भावार्थ हिंदी भाषाया लिखत। यानी कि आपको इन 3 जो आपको श्लोक दे रखे हैं, ये 3 जो श्लोक दे रखे हैं उनमें से आपको 2 के हिंदी भावार्थ लिखने हैं। तो मैं आपको ये तीनों के बता दूंगा ताकि आप इनमें से कोई भी आसानी से कर सके। तो श्लोक दे रखा पहला क्या है कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी टग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च बिभ्रन घटो न मेघ। तो इसमें वृक्षाग्रवासी न स पक्षीराज यानी कि पेड़ के ऊपर रहने वाला, यानी वृक्ष के आगे के भाग पर रहने वाला है लेकिन गरुड़ नहीं है। गरुड़ का मतलब पक्षियों का राजा जो गरुड़ है वो गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी यानी कि 3 नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के त्वग का मतलब होता है त्वक का मतलब होता है छाल के वस्त्र। ठीक है, तो छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघ यानी कि जल को धारण करना हुआ, जल को धारण करता है लेकिन घड़ा नहीं और न ही ये मेघ यानी कि बादल है। तो इस पहेली का जो उत्तर होगा वो होगा नारियल। तो आपको ये पहेली का उत्तर भी साथ में लिखना है। क्या होगा? नारियल। नारियल जो है वृक्ष के पेड़ के ऊपर पाया जाता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। तीन नेत्र है लेकिन शिव नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करता है लेकिन योगी नहीं है। जल को भी धारण कर, यानी नारियल के अंदर पानी भी होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या मेघ यानी कि बादल नहीं है। ठीक है, अगला आपका है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि अभिवादनशील जो हमेशा बड़ों की सेवा करता है, बड़े और वृद्धजनों को हमेशा महत्व देता है, जो उनका आदर करता है, सेवा करता है, उनके आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। यानी कि ये चारों बढ़ते हैं। ठीक है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम यानी कि ये चारों इनके बढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खाद्यान्नपि जीवमान तद भागदेयम परम पशुनाम। यानी कि जो साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य, ठीक है, साहित्य और संगीत कला से रहित है मनुष्य, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है, जो कि घास न खाते हुए भी वह मनुष्य जीवित है, मनुष्य के समान जीवित है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास भी खाने को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका तीनों जो भावार्थ मैंने लिख दिए हैं। अगला आपका है प्रश्न कि कंटकनेव कंटकम अथा विल्यस्य वाणी न कदापि न श्रुता
जो कथा का सार है इन दोनों में से किसी एक का लिखना है। आपको हिंदी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको कथा का सार जो दोनों कथाएं हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो कंटकम जो कथा है इसके अनुसार है कि चंचल नाम का कोई एक शिकारी था और एक बार वो वन में जाल बिछाया और उस जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर भी शिकारी जो है उसे बाहर निकालता है। और तो बाघ ने शिकारी उसको प्यास लगी थी तो उसने उसको पानी लाने के लिए कहा, लेकिन पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई लेकिन मैं अब भूखा हूँ तो अब मैं तुझे खाऊंगा। तो बाघ की कृतज्ञता यानी कि उसने कर्तव्य का पालन न करते हुए देखकर शिकारी जो है वो नदी के जल के पास जाता है और नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी होते हैं और वे मेरा ही जल पीते हैं और मुझे ही गंदा करते हैं। तो इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल को खाते हैं किंतु मुझे ही काटते हैं। तो इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है और लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। तो वस्तुतः धूर्त और कपटी लोग जो होते हैं उनके साथ कपट के पूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए। तो अगली आपकी कहानी है दूसरे की बिलस से वाणी ना कदापि मैं सोता। इसमें कहा है कि इस कथा का जो सार है वो ये है कि किसी वन में एक खनकर नाम का एक शेर रहता था और एक बार वो भूखा था और वो भूख से पीड़ित था और वो इधर उधर घूम रहा था। उसे फिर कोई भी भोजन नहीं मिला था, यानी कि कोई भी शिकार नहीं मिला था। तो शाम के समय वह एक विशाल गुफा को देखकर सोचा कि अवश्य इस गुफा में रात को कोई जीव आता है तो इसलिए मैं यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ। तो इसी बीच उस गुफा का स्वामी जो दधीपुरुष नाम का गिदड़ था शेर था वो वहाँ आया और गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के चिन्ह देखे जो बाहर की तरफ नहीं आ रहे थे। तो गिदड़ ने सोचा कि निश्चय ही इसमें शेर है तो अब मैं क्या करूँ। तो वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे बोला था कि और तुम्हारे साथ मेरी शर्त थी कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तो तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी। तो यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा की तरफ चला जाऊंगा। तो गिदड़ की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ये गुफा अपने स्वामी को बुलाती है किंतु मेरे भय से ये कुछ नहीं बोल रही है इसलिए मैं इसे बुलाता हूँ तो जिससे गुफा के अंदर आने पर ये मेरा शिकार बन जाएगा। तो ऐसा सोचकर शेर ने जोर से गिदड़ का आह्वान किया यानी कि उसको बुलाया। तो शेर की दहाड़ को देखकर उस दहाड़ जो है वो गुफा में गूंजने लगी और उसको गुफा में ने गिदड़ का आह्वान किया। इससे अन्य पशु भी डर के मारे भयभीत हो गए और गिदड़ भी वहां से भाग गया। ठीक है, तो ये कहानी थी। और अगला प्रश्न आपका ये बनता है कि निर्देश के अनुसार प्रधानी स्वीकृत्य अस्माकं विद्यालय विषयोपृति निबंध लेखन कुरुतु और अष्टवाक्यानि आपको रचना करने हैं। तो 8 वाक्य आपको जो दे रखे हैं आपके मंजूषा इन्हीं के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहले मैं आपको 8 वाक्य जो है वो बना के बताता हूँ। जो अस्माकं विद्यालय जयपुरात नात दूरम वर्तते। ठीक है, तो आप जयपुरात की जगह अजमेरात भी कुछ भी लिख सकते हो। आप कोई सी भी गांव का या शहर का नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको जयपुरात ही लिखना है, जयपुर ही लिखना है। तो अयम उच्च प्राथमिक भी लिख सकते हो, माध्यमिक भी लिख सकते हो या उच्च माध्यमिक भी लिख सकते हो। तो आप अयम उच्च माध्यमिक विद्यालय अस्ति। ठीक है, अस्य विद्यालय से समीपम एकम उद्यान अस्ति। ठीक है, उद्यान का प्रयोग भी हो गया। ठीक, उद्यानम अस्ति। और अस्मिन् विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, ये पुस्तकालय भी आ गया इसमें। ठीक है, मम कक्षायाम पंचविंशति छात्र छात्रा सन्ति, यानी कि पंचविंशति भी लिख सकते हो आप, या आपकी कक्षा में, या आप मम विद्यालय आप पूरे विद्यालय के छात्र छात्र भी लिख सकते हो या कक्षा के छात्र छात्र भी लिख सकते हो। तो आप मम विद्यालय लिखोगे तो मम विद्यालय पंचशत पंचशतम छात्र छात्रा सन्ति लिख सकते हो, या मम विद्यालय सहस्त्रम छात्र छात्रा सन्ति, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अस्माकं विद्यालय पंचदश अध्यापक सन्ति, अध्यापक भी आ गए इसमें। ठीक है, और अध्यापक अस्मान् विविध विषयान पाठयन्ति, यानी हम जो अध्यापक जो है वो हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। अयम आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी कि ये जो विद्यालय है वो आदर्श विद्यालय है। ठीक है, अथवा या फिर आप रिक्त स्थान से ये प्रार्थना पत्र भी कर सकते हो।
प्रार्थना पत्र में मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मंजूषा से आपको पूरा करना है। तो ये देखते हैं, श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय, यहाँ पे शासकीय लिख रहेगा तो ये राजकीय हो जाएगा, ठीक है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, जयपुरम राजस्थान। महोदय सविनय निवेदनम् अस्ति यत् अहं ज्वरपीडित अस्मि, अस्मात् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्णन्तु भवान्, ठीक है। सर धन्यवाद। अब शिष्य जो है यहाँ पे भवदी हो जाएगा, भवदी शिष्य। और अगर यहाँ पे आपको नाम जो है, अगर इसमें आपको दे रखा हो, ठीक है, नाम कोई भी दे सका हो, जैसे यहाँ पे राकेश दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आप इसमें यहाँ पे नाम वही लिखोगे जो यहाँ पे दे रखा हो। अगर नाम नहीं दे रखा है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो स्वयं का, ठीक है। अगला है आपका कि गद्यांश है, जिसको पढ़ करके आपको आंसर देना है इसमें। तो अधोलिखित गद्यांश प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखा। तो पहले आपको गद्यांश पूरा पढ़ना है, उसका हिंदी अर्थ भी निकालना है। उसके बाद आपको इनमें से जो प्रश्न पूछे हैं उनके आपको आंसर देने हैं। तो इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आप किस प्रकार से ढूंढोगे। तो पहले तो आपको गद्यांश को पूरा पढ़ के देखना है कि ये जो गद्यांश है वो किस बारे में है, ठीक है। तो ये सारा गद्यांश हमने जो पढ़ा है वो सारा आर्यभट्ट के बारे में ही है। तो आपका जो शीर्षक है वो हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य कश्याम दिशायाम अस्तम च गच्छति। तो यहाँ पे पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, ये आपका आंसर हो जाएगा इस दूसरे का, ठीक है। दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत कह, ठीक है। ये आपका सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। तो यह है कि सूर्याचल पृथ्वी चला या स्वीकीय अक्ष घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा है सिद्धांत एवं प्रथम केन प्रवर्तित, ठीक है, ये आपका है तेरा सिद्धांत एवं प्रथम येन प्रवर्तित, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कि प्रथमेन आर्यभट्टेन येन प्रवृत्ति, प्रथमेन आर्यभट्टेन स का मतलब यहाँ पे आर्यभट्टेन हो जाएगा, प्रथमेन, ठीक है, आर्यभट्टेन प्रवर्तित, यहाँ पे आपका ये चौथा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।